नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस वक्त महिला चिकित्सक नुसरत परवीन को नियुक्ति पत्र दे रहे थे, उस वक्त जब नीतीश कुमार ने चिकित्सक का नकाब हटाने की कोशिश की, उसका हिजाब हटाने की कोशिश की, तो बवाल भड़क गया। तमाम विपक्षी दल ये सवाल खड़े करने लगे कि इस तरीके से किसी महिला के साथ करना ठीक नहीं है। इस तरीके की बातें कही गई। उस वक्त नुसरत परवीन का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि मैं अब जॉब नहीं करूंगी। तमाम तरीके की बातें सामने आई। हालांकि इस हिजाब को लेकर पहले भी कई तरीके के सवाल खड़े हुए थे। जिस वक्त चुनाव चल रहा था बिहार का, उस वक्त भी ऐसी बातें सामने आई थी कि हिजाब नहीं हटाएंगे, लेकिन वोट देने के लिए तो चेहरा दिखाना पड़ेगा। हिजाब के अंदर लड़का है या लड़की है ये तो बताना पड़ेगा। आपको पासपोर्ट बनवाते हैं, आप बाहर जाते हैं, वहां पर एयरपोर्ट पर भी आपको दिखाना पड़ता है अपना चेहरा। समझ में नहीं आता कि हिजाब को लेकर इतना बड़ा बवाल क्यों खड़ा कर दिया जाता है। खैर, अब इस मामले में एक नया पेच सामने आया है। पेच ये है कि जिस नुसरत को लेकर तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर उसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वो नुसरत तो हिंदुस्तान की है ही नहीं, वो नुसरत तो बांग्लादेशी है। उस नुसरत की जब हकीकत पता चली तो समझ आया कि भारत की विपक्षी पार्टियां तो बांग्लादेशी महिला के लिए लड़ रही हैं, उसको हक दिलाना चाहती हैं। अब पूरे मामले की जब सच्चाई सामने आई तो जाहिर तौर पर जमीन खिसक गई हकीकत को जानकर। अब नुसरत की एक सहेली है, दोस्त है, उसका भी बयान सामने आया है। उसने कहा है कि नुसरत तो दोबारा से नौकरी ज्वाइन करना चाहती है। मतलब जो नुसरत उस वक्त ये कह रही थी कि मैं नौकरी नहीं करूंगी, छोड़ दूंगी, अब उसकी भी अकड़ ढीली हो गई है और वो वापस नौकरी पर आना चाहती है। सबसे पहले उस सहेली का बयान सुन लीजिए, उसके बाद में नुसरत की हकीकत आपको बताएंगे कि बांग्लादेश से नुसरत का कनेक्शन आखिर क्या है। जी की बैचमेट हैं आप बिल्किश जी, क्या लग रहा है नुसरत जी कब ज्वाइन कर रही है? थोड़ा नीचे रखिए। मुझे खबर मिली है कि वो कल ज्वाइन कर रही है। अच्छा, कल कितने बजे खबर मिली है? कल का खबर कितने बजे ज्वाइन करेगी मुझे नहीं पता, बस खबर मिली है कि ज्वाइन करेगी कल। आप उनकी क्लासमेट हैं? जी। अच्छा, नुसरत के बारे में और क्या जानती हैं, चूंकि आपकी क्लासमेट रही हाँ, है? वो हमेशा वैसे ही पर्दा में रहती थी जैसे वहाँ पे आप लोगों ने देखा। बस तो लोगों ने पहले चेहरा देखा जो। तो पंकज सर मेरे साथ मौजूद है, लगातार इस मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। पंकज सर, नुसरत तो ये बोल रही थी मैं नौकरी नहीं करूंगी, अब उसकी सहेली का भी बयान आ गया है कि वो नौकरी पर वापस आएगी। लेकिन हैरानी तो यह है कि जिस नुसरत के लिए विपक्षी पार्टियां आवाज उठा रही थी वो तो हिंदुस्तान की है ही नहीं, तो आखिर क्या हम बांग्लादेशियों के लिए लड़ेंगे हिंदुस्तान में? क्या कहेंगे पंकज सर? नहीं, जो बंगाली मीडिया में जो रिपोर्ट हो रही है उसी के आधार पे मैं बोल रहा हूँ। जी जी जी। ये जो कहानी है नुसरत की कि 1991 में इसके फादर और इसके दादाजी दोनों 1991 में इसके फादर इसके दादाजी बांग्लादेश से यहाँ पे आए थे। ठीक है, ये वहां की मीडिया की रिपोर्ट है। ठीक है। और वो कोई वहां इलाका है मीरपुर, ठीक है, सब डिवीजन है। हाँ हाँ, और वहां से ये लोग माइग्रेट करके आए थे। और ये वहां की मीडिया में जो चल रहा है उसी के अनुसार बता रहा हूं। अब मुझे लगता है कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि 1991 जो डेट बताया जा रहा है उसके बाद आए हुए लोगों को क्या भारत के नागरिक माना जा सकता है या नहीं। ये अलग बात है कि हमने ही ये कवरेज किया है कि कैसे बांग्लादेशी आकर वहां वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड बनवा लेते हैं। बिल्कुल हो सकता है कि नुसरत 1991 के बाद चूंकि इसने मैट्रिक पास किया तो इसके पास मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट भी बंगाल का है। लेकिन इसके फादर और इसके दादाजी, इनका कहां का सर्टिफिकेट है, कहां के रहने वाले हैं, इसके बारे में एक बार जांच हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर ये बांग्लादेशी है और इन्होंने अवैध तरीके से घुसपैठ करके भारत की नागरिकता ली है, तो ये फिर बिहार सरकार में सरकारी नौकरी पाने के योग्य नहीं है। बिल्कुल। भूल जाइए हिजाब विवाद, भूल जाइए किसने क्या कहा। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अवैध तरीके से घुसे हुए व्यक्ति के परिवार वालों को नौकरी दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती।
ये है। तो भाई इसीलिए चेहरा देखना जरूरी है बिल्कुल सही बात है कि सर। कौन है वो, बिल्कुल कौन सही है बात है सर, चेहरा देखना जरूरी। और देखिए ये कुछ चेहरा अगर चलिए हिजाब हटा दिया, नकाब हटाया, तो उसमें गलत क्या है, क्योंकि आप बाकी जगह भी तो हटाएंगे। आप अपना चेहरा वोट डालते वक्त जाएंगे, वो तो चुनाव आयोग ने भी कह दिया था कि हटाना पड़ेगा। आप एयरपोर्ट पर जाएंगे, वहां भी हटाना पड़ेगा। हमने तो कई बार ऐसा देखा है कि नेताओं के साथ फोटो खिंचवाने के लिए, क्रिकेटर्स के साथ, अभिनेताओं के साथ फोटो खिंचवाने के लिए मुस्लिम महिलाएं खुद अपना हिजाब हटा देती हैं। तब क्यों, तब परेशानी नहीं होती, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। परेशानी अभिषेक हिजाब हटाने को लेकर नहीं है। नुसरत का बयान कभी इस मामले में आया था? अब हो सकता है कि वो बहुत बेचारे प्रेशर में है, और प्रेशर कई तरह के होते हैं। उस वक्त समझिए कि नीतीश कुमार एक उसके दादाजी की उम्र के होंगे, गलत। और नीतीश कुमार के बारे में जो भी जानते हैं वो हर कोई जानता है कि नीतीश कुमार इस तरह के आदमी नहीं है, वो हिंदू मुस्लिम वगैरह इस तरह का उनकी छवि भी नहीं है। उल्टा उन्होंने बिहार में मुसलमान बच्चियों के लिए बहुत काम किया है, बहुत काम किया, उनकी शिक्षा को लेकर, उनकी नौकरियों को लेकर। आज नीतीश कुमार हैं इसलिए नुसरत को बिहार में नौकरी मिली, नहीं तो बंगाल से उसको बिहार में आने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल सही बात। बंगाल में तो मुसलमानों की नजर में बहुत अच्छा राज चल रहा है, ममता बनर्जी तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो फिर बंगाल की वो बच्ची अगर मान लिया कि वेस्ट बंगाल की है, फिर भी वो बिहार में आकर नौकरी क्यों ले रही है? बिल्कुल सही बात, बहुत बड़ा अगर सवाल सब कुछ सही है तो नीतीश कुमार की सरकार में नौकरी मिली, इसलिए बंगाल से आकर उसको बिहार में नौकरी लेना पड़ा। नियुक्ति पत्र दे रहे थे। अगर मन में किस तरह का भेदभाव होता तो ये काम भी नहीं करते। उन्होंने एक बच्चे की तरह उसे कहा कि ये क्या लगा के रखा है, तुम डॉक्टर हो। और इसको इस तरह से किया जा रहा है कि जैसे कि बेइज्जती कर दी। और मैं बार बार बोलता हूं कि ये जानबूझकर एक एजेंडा है, जो कि ये कहा जा रहा है कि आप बुर्के वाली का चेहरा चेक नहीं कर सकते। आज कहा कि नौकरी में चेहरा नहीं देख सकते, कल को ये कहेंगे कि एयरपोर्ट और वोट देते समय नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते भाई? ये तो पता चलना चाहिए ना कि भाई उस नकाब के पीछे है कौन, वो नुसरत है या कोई मर्द है या कौन है, कौन आके नियुक्ति पत्र ले रहा है, कैसे पता चलेगा? बिल्कुल पंकज सर, इसी बात पर गिरिराज सिंह का भी बयान एक बार सुन लेते हैं। उन्होंने इसी तरीके की बात कही है, देखिए जरा गिरिराज सिंह ने क्या कहा है। नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा हो या जा रही है, क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। लड़की कह रही है कि नौकरी रिफ्यूज कर दी उसने, वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। तो पंकज सर, गिरिराज सिंह ने भी यही बात कही है, इसी तरीके की, भाई आपको हटाना तो पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा ना अपना चेहरा। उसमें परेशानी क्या है? आप अपने मर्जी से कुछ भी करो, और अगर आपको कोई देखता है तो फिर आपको सवाल खड़े कर देते हैं। सवाल तो है ना विपक्षी राजनीति। जी सर, एक बात और कि जब हिंदू दीपू दास को मारा गया, तब क्या हिंदू उसी तरह सड़कों पर उतर जाए, हाँ तोड़फोड़ करने लगे? यही जाहिलपना दिखाएं। आप एक नकाब, वो भी अच्छी भावना से हटाया गया है, तब आप पूरे देश में सड़कों पर उतर रहे हैं। पाकिस्तान का डॉन जो है, वो बदमाश गुंडा, वो नीतीश कुमार को धमकी दे रहा है कि मार देंगे तुमको, जान से मार देंगे। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और ये बंगाल से लेकर अहमदाबाद तक आप सर तन के जुदा से नारे लगा रहे हो। कर दोगे सर तन से जुदा? कई राज्यों की सरकारें ऑफर दे रही है सर, कई राज्यों की सरकारें उसको ऑफर दे रही है कि हमारे यहाँ जाओ आप। हाँ, हमारे यहाँ झारखंड में एक जाहिल मंत्री है, उसने कहा कि हम प्रति महीना 3 लाख का नौकरी देंगे। किस आधार पे दोगे भाई? किस नियुक्ति नियमावली के तहत दोगे? क्योंकि वो सिर्फ मुसलमान, इसलिए तुम नौकरी दे दोगे? यही कह देते कल को जाके कि जो चंदन दास मरा था मुर्शिदाबाद में, उसके परिजनों को नौकरी दे देंगे। तब जानते कि भाई दोनों तरफ से तुम बराबर का भाव रखते हो। बिल्कुल सही, सरकार के लिए भेद नहीं है। बिल्कुल यही इरफान अंसारी मुर्शिदाबाद तो बिल्कुल झारखंड से सटा हुआ है जी। वो चल के भी आ सकता।
और इरफान अंसारी के इलाके से तो मुश्किल से 50 किलोमीटर दूर है। दे देते हरगोविंद दास और चंदन दास को मुर्शिदाबाद में इन्हीं मुसलमानों की भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। उसके परिवार के लिए क्यों नहीं ये ऑफर था? और यहां क्या ऐसा हो गया? वो असल में मैं अभिषेक आपको बता रहा हूं, ये स्ट्रीट पावर दिखा रहे हैं, सड़क पे किसकी कितनी ताकत है। और मैं बताऊं, जिस दिन इनकी ताकत हो जाएगी ना, आपका संविधान, आपके कानून को ये सब ठेंगा दिखाते हैं, इनको किसी की नहीं पड़ी है। ये ऐसे जाहिलों की फौज है कि जहां इनकी ताकत बढ़ेगी जीना मुहाल कर देंगे। और ये बात आज मैं बता रहा हूं, आज दीपू दास के साथ हुआ है बांग्लादेश में, परसों मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में चंदन दास के साथ हुआ था। एक दिन यही हाल अभिषेक त्यागी और पंकज प्रसून का भी होने वाला है, अगर उनकी संख्या ज्यादा हो गई तो। सही कह रहे हैं। तो हमें उस जाहिलियत के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। और आपको क्या लगता है कि ये जो मौलवी हैं ये सब नुसरत के लिए परेशान है? नुसरत परवीन के लिए नहीं, ये अपनी ताकत के लिए परेशान है कि मैं जिस ताकत के बिना पे ब्लैकमेल किया करता था सरकारों को, अब क्यों नहीं ब्लैकमेल हो रहा है? बिल्कुल आपको पता है इसी देश में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया गया था शाहबानो मामले में। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो न ये सुप्रीम कोर्ट को मान रहे हैं, न ये आपके देश के नियम कानून संविधान को मान रहे हैं। कल को जाके ये बोलेंगे कि हमारा चेहरा कैसे चेक कर लिया एयरपोर्ट पे, हम तो भाई मुसलमान हैं। कल को बोलेंगे कि वोट देते समय हमारा चेहरा कैसे चेक कर लिया। कल को यही लोग इस बात के लिए लड़ रहे थे कि स्कूलों में हमें स्कूल ड्रेस पहनने के लिए क्यों कहा जा रहा है, हम तो हिजाब पहन के आएंगे। क्यों आप हिजाब पहन के आओगे? क्यों आओगे? जब सारे बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जा रहे हैं तो आप क्यों आओगे? बिल्कुल सही बात है। इस बारे में मैं बार बार बोल रहा हूं, कई देशों ने इसी वजह से इन हिजाब पर रोक लगा के रखा है। आपके बगल में श्रीलंका है, उसने रोक लगा दिया है। आप भूल जाइए फ्रांस और जर्मनी या यूरोपियन कंट्रीज को। जो बात हमारे देश में क्यों नहीं लग सकता? और खास करके सरकारी कर्मचारियों को सेंसिटिव जगहों पे नहीं पहनना है। अगर आपको इस्लाम को मानना, अपने घर पे मानो, वहां आप गवर्नमेंट जॉब में हो, आपको गवर्नमेंट रूल बुक फॉलो करना होगा। और आपको अलग अपने आप को विशेष समुदाय जो कहते हैं, काय का विशेष? किस बात का विशेष? इस देश के सारे नागरिक एक समान है, हमारे संविधान ने लिखा है। तो हम तो भाई सबको इक्वली ट्रीट करेंगे। आपको लगता है कि आप विशेष हो, तो जहां आप विशेष, आपका ट्रीटमेंट मिलता है, देख लो जो विशेष बनाया था उन दोनों देशों का क्या हाल है। अरब में मैं एक डिस्कशन में ये बता रहा था, पैगंबर मोहम्मद साहब का परिवार इस तरह बुरके में नहीं घूम रहा है, नहीं घूम रहा है। अरब देशों में खुलापन के अब धीरे धीरे प्रोसेस शुरू हो गया है। और ये कन्वर्टेड जाहिल जो कि यहीं के रहने वाले हैं, कह रहे हैं कि हम जेठ की भरी दोपहरी में काला तिरपाल पहन के घूमेंगे। क्यों घूमोगे तुम? बाप का राज है क्या? इस देश में जो संविधान कहता है वही होगा। और उल्टा यही लोग नारे भी लगाते हैं कि यह देश संविधान से चलेगा। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि इस बात को समझिए कि उन्हें न संविधान से मतलब है, न इस देश के कानून से मतलब। उन्हें चाहिए अपना दबदबा, और वो अपनी ताकत दिखाने के लिए लड़ रहे हैं। अगर आपके पास ताकत, जिस दिन उन्हें यह पता चल गया कि हिंदुओं की ताकत हमसे कम हो गई, उसी दिन आपके घर पे भी चढ़ेंगे, आपके सारे इंस्टीट्यूशंस पे भी वो सवार हो जाएंगे, और नहीं बचेगा लोकतंत्र। इस देश में लोकतंत्र तभी तक सुरक्षित है जब तक यहां हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख हैं। जिस दिन मुसलमानों की आबादी ज्यादा हो गई, उस दिन आपका यह संविधान और यह कानून नहीं रहेगा, लोकतंत्र भी नहीं रहेगा। किसी भी मुस्लिम देश में लोकतंत्र है? किसी भी मुस्लिम देश में नहीं है। तो ये जो कहते हैं ना कि हम लोकतंत्र और संविधान के लिए लड़ रहे हैं, ये उसके लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं इस्लाम के राज के लिए। और जिस दिन उनकी ताकत बढ़ी तो ये ममता बनर्जी भी नहीं बचेगी, ये तेजस्वी यादव भी नहीं बचेंगे, ये अखिलेश यादव भी नहीं बचेंगे, सब बराबर मारे जाएंगे। कहां गए? मैं आपको एक बताता हूं छोटी सी कहानी। जब देश का बंटवारा हुआ था तो एक दलित नेता थे, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में दलितों के प्रति अन्याय होता है, हम तो पाकिस्तान में जाएंगे और मुसलमान के बीच में रहेंगे, हमें इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। वो आदमी 2 साल के अंदर उसको पीटा गया, मारा गया। अंत में वो किसी तरह जान बचाकर भारत में आया, कहा कि बाप रे बाप,
ये सब भ्रम है। मुसलमान किसी को नहीं मानता अपने अलावा, नहीं मानता, और वो देश का संविधान कानून वगैरह नहीं मानता। बस वो इंतजार करता है अपनी ताकत बढ़ने का, वो इंतजार करता है डेमोग्राफिक चेंज का। मत मानिए आज मेरी बात। और इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए अग्निवीर योजना लाई गई थी। जानते थे कि हमारा जो हिंदू समाज है वो अपने बेटों के लिए सोने के महल बनाने में व्यस्त है और अपने भाई से झगड़ा कर रहा है 1 इंच खेत के लिए। ये क्या लड़ेगा? तो पता है कि हमें देशभक्तों की फौज अपने समाज में भी चाहिए। इंटरनल जो आप कहते हैं ना 2.5 फ्रंट वार, उस हाफ फ्रंट के लिए जरूरी है ये अग्निवीर, कि कोई तो अपने समाज का ऐसा हो जो उनके साथ लड़ सके। नहीं समझेंगे आज इस बात को, नहीं समझेंगे, मजाक उड़ाएंगे आपका, और सबसे ज्यादा मजाक आपका हिंदू उड़ाएंगे। लेकिन उन्हीं हिंदुओं को बोलिए कि जाके आप अकेले मुस्लिम मोहल्ले में रहो, तो कहेंगे नहीं जी हैं हम इधर ही ठीक है, हिंदुओं के बीच में रहकर ही हम हिंदू को गाली दे सकते हैं, उनके बीच में चले जाएंगे तो हमारा जीना मुहाल हो जाए। जिस सेकुलर हिंदू को, सेकुलर से सेकुलर हिंदू जो है ना, उससे जाके बोलिए कि आप अकेला मुसलमानों के मोहल्ले में रह के दिखा दो, सारी सेकुलरगिरी चली जाएगी पीछे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कुछ सच्चाई ऐसी है ना, कुछ सच्चाई ऐसी है जिसको बोलना पड़ेगा। आज नहीं बोलेंगे तो आज जो बांग्लादेश की हालत है, आज जो पाकिस्तान की हालत है, वही हालत ये भारत की कर देंगे, कर देंगे। और जहां इनकी संख्या है कर रहे हैं, बंगाल में कर रहे हैं, केरल के कुछ इलाकों में कर रहे हैं। इसमें कोई इस देश को बचाना है, इस देश को बचाना है तो हिंदुओं को इन प्रवृत्तियों के खिलाफ, इन आसुरी शक्तियों के खिलाफ, इन शैतानों के खिलाफ यूनाइट होना पड़ेगा। मजबूरी है यूनाइट होना, शौक नहीं है। बिल्कुल सही बात। आज ये नुसरत परवीन को बहाना, आज ये नुसरत परवीन के बहाने से सड़क पर हैं। 1 हफ्ता पहले बिहार चुनाव के समय ये आई लव मोहम्मद के नाम पे सड़क पे थे, उससे थोड़ी देर, हाँ, ये बहाना, ये हर किसी न किसी बहाने से ये हर महीने सड़क पे होते हैं। क्योंकि इनको कानून में भरोसा ही नहीं, इनको तो अपनी स्ट्रीट पावर पे भरोसा है कि हम भीड़ में आएंगे और कुछ भी किसी चीज पे कब्जा कर लेंगे। उस भीड़ तंत्र के खिलाफ ये लोकतंत्र की लड़ाई है। बिल्कुल सर, सही बात है आपकी। बिल्कुल ये बात समझनी पड़ेगी। आज देश का हिंदू नहीं जागा तो फिर लेट हो जाएगा, मामला बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक प्लान के तहत काम कर रहे हैं। खैर, आपका इस खबर पर क्या कहना है? जिस नुसरत परवीन को लेकर पूरा विपक्ष एक था, उसके लिए आवाज उठा रहा था, नीतीश कुमार को गाली दे रहा था, वो हिंदुस्तान की है ही नहीं, उसके पूर्वज बांग्लादेशी है, जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। तो आप इस खबर को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा।